नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने और समझने की। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बहुत अहम है, यानी शादी का रिश्ता। हर मज़हब में शादी को एक पाक रिश्ता करार दिया गया है। इसी तरह हिंदू मज़हब में भी शादी को एक पवित्र बंधन, एक संस्कार माना गया है। इसके लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं, किन हालात में एक शादी को शादी नहीं माना जाएगा और वो कौन सी शराइत हैं, वो कौन से ग्राउंड हैं जिनके ऊपर एक शादी को ख़त्म किया जा सकता है, मनसूख किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब खुदा ना करे या ऊपर वाला ना करे अगर तलाक़ की नौबत आ जाती है तो उसके लिए किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहता है, उसके अहम प्रावधान, उसके अहम प्रोविज़न भी आज की इस पेशकश में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज साहब और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट पूजा एस कपूर। आप दोनों का आज की इस पेशकश में हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज से जानना चाहेंगे कि जब हम शादी की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं और ख़ास तौर से हिंदू मैरिज की बात करते हैं तो कितना अहम हो जाता है 1955 का ये कानून और इसका जानना और समझना तमाम नौजवानों के लिए और सबके लिए कितना ज़रूरी हुई। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में, तो उससे पहले हमारे यहाँ पर शादी जो भी होती थी वो कस्टम्स के हिसाब से होती थी। कस्टमरी प्रोविजन थे, हर कास्ट में, हर धर्म के अलग अलग उनके प्रोविज़न होते थे। अब उसमें जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में फिर मुस्लिम लॉ को कोडिफाइड किया गया। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 तो उसके अंदर उन्होंने सारी की सारी चीज़ें कि इन ग्राउंड्स पर आप तलाक ले सकते हैं, इन ग्राउंड्स पर शादी में ये कंडीशंस रख दी गई जिससे कि शादी में कोई समस्या ना हो। सारी कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी कस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो वो सारी कंडीशंस वहाँ पर दे रखा है। जैसे सेक्शन 5 की हम बात करते हैं उसमें शादियों की कंडीशन देखें कि हिंदू मैरिज के लिए यही कंडीशन फुलफ़िल होनी ज़रूरी हैं। अब उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, अगर वो फुलफ़िल ना हो तो मैरिज वॉइड हो जाती है, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो फुलफ़िल बाद में भी हो सकती हैं या इतनी अहम नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया गया है पार्टीज़ को कि वो चाहे तो उसको वॉइडेबल मैरिज में ले लेते हैं, कि जब भी वो अगर पार्टी चाहें तो उसको वॉइडेबल मैरिज के अंदर ला सकते हैं। जी, बहुत अहम आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं दोनों और इनका जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, वॉइड एंड वॉइडेबल। पूजा एस कपूर साहिबा, इन दोनों के फ़र्क को अगर समझना चाहें, किस तरह से इसको आसान लफ्ज़ों में समझा जा सकता है जब किसी शादी के वॉइड की बात होती है, गैर तस्लीम शुदा वो होती है, और एक वो शादी जिसको ख़त्म किया जा सकता है। जी, तो जब हम शादी की बात करते हैं तो कोई ऐसी शादी जो जब हुई थी तब से ही गलत थी और या तो शादी होने के बाद वो गलत मानी जा सकती है। जब हम उन शादी के बारे में बात करते हैं जो शादी उनकी शुरुआत से ही गलत है, जैसे अगर आप कोई ऐसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, आप आपस में सिबलिंग्स हैं, आपस में भाई बहन हैं, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो या फिर कज़न्स हों, तो आप आपस में शादी कर लेते हैं, वो भी आपकी एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मानी जाती है। अगर आपने पहले से शादी कर रखी है तो वो भी आपकी एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मानी जाएगी। तो ये वो रिलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे शादी जब हुई है उसी दिन से वो एक वॉइडेबल शादी मानी जाती है, वॉइड शादी मानी जाती है। और वॉइड शादियाँ वो होती हैं जो कि जिसमें इवेंचुअली क्या होता है कि आपने शादी करी, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें कि उन्होंने फ्रॉड किया है, आपके साथ चीट किया है, इम्पोटेंस है, या फिर आपके साथ वो आप अगर बच्चा करना चाहते हैं और वो करना नहीं चाहते, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने तब आती हैं जब आप शादी कर लेते हैं। तो इनसे आपको पता चलता है इन ग्राउंड्स पे आप जाके आगे शादी अपनी, अगर आप अलग होना चाहें तो आप अपनी शादी को ख़त्म कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अहम बातें इसके अंदर बताई, लेकिन इसके अंदर जो आपने एक बात कही उसको और मैं समझने की कोशिश करूंगा डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज से कि जब हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशन की, वो कौन कौन से ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर एक शादी को शादी नहीं माना जाएगा। जिस तरीके से सिबलिंग्स की उन्होंने बात की, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि हिंदू मज़हब के अंदर एक बाप की तरफ से एक होता है कि तकरीबन कुछ पुश्तें होती हैं,
उनको देखना होता है और माँ की तरफ से। मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें कि कितना ये सिलसिला कैसा है जिसके अंदर उसको सपेंड माना जाएगा। प्रोहिबिटेड डिग्री की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में कि आप किसी भी अपने परिवार में किसी बड़े से शादी नहीं कर सकते, जैसे कोई आपके चाचा की वाइफ हैं, कोई आपके मामा की वाइफ हैं, या कोई आपके वो हैं कजिन, तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री जिनसे आप बहन भाई आपस में जैसे शादी नहीं कर सकते। तो कुछ वो ऐसे हैं कि जो प्रोहिबिटेड हैं, बिल्कुल ही आप कर ही नहीं सकते। कभी कोई ऐसा कि जैसे भाई की वाइफ रही हो, आप उससे एक साथ शादी नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको मतलब कि जैसे अगर होता है वाइफ की डेथ हो जाए तो बात अलग है, वो केसेस अलग हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे आप दो भाई हैं, भाइयों की शादी हो, आपने उनसे चाचा भतीजी हो गए हो जी, आपके जैसे, मतलब ये दोनों में है कि ऐसा जैसे चाचा चाची भतीजा हो या चाचा भतीजी हो जी, कोई भी जो हमारे जैसे किसी भी बड़े की वाइफ रही है या हस्बैंड रहा है, हम उसके साथ अपने संबंध नहीं रख सकते। और ये वो सपिंड की जहाँ बात होती है है जी, सपिंड की भी जो बात होती है, एक पिंड की हाँ, जहाँ बात वो होती है, वो सपिंडा चाहूंगा की उस पर उसमें भी। भी जैसे आप बात कर रहे थे ना कि अभी कितनी डिग्री है, जैसे पिता की तरफ अगर चलें तो उसमें 5 डिग्री तक है, और आप मदर की तरफ चलें तो 3 जनरेशन जो आपके ऊपर हैं। भाई जैसे आप अपनी दादी से शादी नहीं कर सकते, यानी मतलब ये बड़े थोड़ा 3 अजीब जनरेशन सी- माँ की तरफ से और 5 जनरेशन जो है वो फादर की तरफ फादर से। की तरफ से। जी जी, तो आपके जो भी उसमें आते हैं वो सपिंडा में आ जाते हैं बेसिकली, कि सपिंडा के अंदर आता है कि जो भी आपके फादर की 5 जनरेशन, मतलब कि फादर के फादर, अगर आप 5 जनरेशन में कहीं भी जुड़े हुए हैं बीच में, तो आप आपस में शादी नहीं कर सकते। जी, मतलब जैसे भाइयों, 2 भाइयों की बेटी बच्चे हो गए, वो भी शादी नहीं कर सकते जी। क्योंकि वो जैसे 2 भाइयों के हो गए तो उनके जैसे फादर हो गए, तो वो तो 3 डिग्री में ही आ गया। और उसके ऊपर की अगर आप बात करते हैं कि जैसे फादर के अगर और ऊपर चले जाएं तो 5 तक वो रखा गया है, ऐसे ही मदर की तरफ 3 तक रखा गया है। तो ये सपिंडा में आ जाते हैं बेसिकली 5, और ये जहाँ पे 3 जनरेशन की हम बात करते हैं। बाकी प्रोहिबिटेड बना रखी है कि भाई आप इन उस रिश्तों में शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक दो कंडीशंस और भी हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे पूजा एस कपूर साहिबा के। जहां हमने उम्र डिसाइड की है कानून के अंदर कि इतनी उम्र होनी चाहिए, अगर उससे कम उम्र में जो शादियां हो जाती हैं उनको भी वॉइड ही करार दिया जाएगा। जी, आप अगर चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे तो हमारी जो एज है वो रीडिफाइन होकर 18 लड़कियों के लिए और 21 लड़कों के लिए मानी गई है। उनको वॉइडेबल तभी माना जाएगा या फिर इनवैलिडेट तभी करा जाएगा जबकि उनका कंसेंट ना हो। अगर एक लड़की आगे आके कह देती है, उसके गार्डियन ने उसकी शादी करवाई है और वो आगे आके कह देती है कि नहीं मैं ये शादी रखना चाहती हूँ, तो वो शादी मानी जाएगी। अगर वो ये कह देती है कि नहीं मुझे ये शादी नहीं रखनी, तो अगर वो एक माइनर है तो उनको उस शादी को तोड़वाने के लिए या फिर उसको वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए, शादी को अनल कराने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा अपने गार्डियन के साथ। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी 20 साल की उम्र हो चुकी है, उसके 2 साल तक भी आप कोर्ट जाकर अपनी शादी को अनल करा सकते हैं। बट अगर आप ये सोचें कि आप मेजर हो चुके हैं और आप कुछ सालों के बाद, 10 साल के बाद आप ये सोचें कि आपको एज अ माइनर ही आपके साथ आपने कॉन्सेंट नहीं दिया था, आपको शादी नहीं रखी गई, तो वहाँ आपको तकलीफ आने के चांसेस हो सकते हैं। कंसेंट नहीं दिया था सर, जहां अश्वनी जी बाल विवाह की बात होती है, कम उम्र की शादियों की बात होती है, ऐसे में जो कंसेंट है वो किस तरह से हम ये जान पाएंगे कि उस बच्चे से या उस बच्ची से कंसेंट लिया गया, और लिया गया तो किसी दबाव के तहत लिया गया, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा? और क्या ये शादियां जो हैं ये वॉइड करार दी जाएंगी या फिर इनको वॉइडेबल किया जाएगा बाद में? मैं इस सवाल पर फिर दोबारा आपका भी ओपिनियन चाहूँगा। देखिए, जैसा ये कंसेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चे की, आपको यहाँ की हमारे यहाँ बच्चे की कंसेंट नहीं मानी जाती। जी, उसके लिए कम से कम जो कंडीशन रखी हुई कि 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और 21 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन रखा गया है कि अगर 18 साल से पहले शादी किसी वजह से हो जाती है तो 18 साल के बाद उसको जो है पूरा हक है कि वो उसको एनल करा ले, वो वॉइडेबल मैरिज में आएगा। तो वॉइडेबल मैरिज में इसलिए उसको ऑप्शन दे रखा है। और दूसरी कंसेंट के ऊपर भी एक ऐसा रहता है कि सपोज 18 साल से ऊपर है, लेकिन कंसेंट जो है किसी दबाव में दी गई है, चाहे दबाव लालच का हो, चाहे डरा धमकाया गया हो, तो अगर वो चाहें तो ये बात को साबित करते हुए कि डरा धमका के ये मेरी कंसेंट जेन्युइन नहीं है, इट वाज टेकन बाय फ्रॉड। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ बहका के या कुछ उल्टी बात बता के या कोई गलत बात बता के या कुछ और चीज़ें जो कि फ्रॉड में आ सकती हैं वो करके अगर हम कंसेंट लेते हैं तो उस कंसेंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या हमारे जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट उसके तहत इसको जुर्म बनाया गया है या फिर हम इसके लिए BNS की धाराओं को का रुख करेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट तो केवल बेसिकली डिवोर्स की बात करता है कि अगर आप चाहें तो उस मैरिज को वॉइडेबल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जुर्म की बात करेंगे तो उसके लिए फिर हमारे पास BNS है, भारतीय न्याय संहिता है। उसके अंदर काफ़ी सेक्शंस हैं जिसमें कि अगर आपको फ्रॉड किया गया है कहीं भी उसमें गया तो दैट इज एन ऑफेंस, वो एक ऑफेंस है, उसके लिए आप केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने जो कंडीशंस रखी है ना वॉइडेबल मैरिज में भी, जी, सपोज फ्रॉड आपको
ने कहा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन जिस दिन आपको फ्रॉड का पता चल गया उसके बाद भी आप रहते रहते हैं साथ, फिर आप 1 साल रह लिए, अगर 1 साल के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर वो फ्रॉड में नहीं आती। यानी अगर आप जाते हैं कि 1 साल पहले आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। पूजा एस कपूर साहिबा। जी सर, अगर आप किसी को ये प्रूव करना चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो एक टाइमलाइन होती है ना। अगर आप ये बोलें कि मैं 4 साल 5 साल बाद भी कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाऊंगा और वो उनको ये बोलूं कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, अगर आपको समझ आ गया है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में बताइए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बट हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, तो वो लिमिटेशन जैसे अभी बताया गया कि 1 साल की लिमिटेशन है। आप उसी दौरान जिस दिन से आपको ये पता चला है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप उससे 1 साल के अंदर जाके ये अपना स्टैंड ले सकते हैं कोर्ट में। अपना स्टैंड लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अश्विनी जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जब हम इस तरह के मामलात की बात करते हैं और आजकल हमें लिव इन का जो है वो ट्रेंड भी देख रहे हैं, उनको किस तरह से जो लोग शादी के बंधन में बाकायदगी के साथ बनते हैं, किसी रस्म के जरिए या कहीं पर भी वो शादी करते हैं, उनके बेनिफिट्स और उनके अधिकार, और उस दूसरी तरफ वो लोग जो आज के दौर में हम देख रहे हैं लिव इन में जो रहने वाले हैं, किस तरह से वो इस तरह के अधिकारों से और इन चीज़ों से जो है वो वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, शादी के जो अधिकार हैं वो तो शादी के बाद ही मिलेंगे, और अगर आप डिवोर्स की बातें करते हैं तो जिसका शादी हुई होगी उसी का डिवोर्स हो सकता है, जिसकी शादी नहीं उसका डिवोर्स तो कर नहीं सकते आप। और लिव इन में देखिए, लिव इन में 2-3 चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं। एक तो लिव इन में ये होता है कि दोनों लोग जो हैं अनमैरिड होने चाहिए। आजकल तो लिव इन में आप देखें कई बार तो शादीशुदा आदमी के साथ आप लिव इन में चले जाते हैं, शादीशुदा औरत के साथ आप लिव इन में चले जाते हैं जी। तो वहाँ पर जो इस सवाल पर शादीशुदा है ना, इस सवाल पर एक चीज और आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि ये शादीशुदा लोग लिव इन में जो है रह सकते हैं, लेकिन अगर ये शादीशुदा कोई दूसरी शादी कर लेते हैं शादी होने के बावजूद, तो वहां पर उनके लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं, क्या खतरे बताए गए हैं? भाई देखिए, वो तो वहाँ पर आप देखिए मतलब बाइगेमी में आ जाता है जी, कि कोई भी चाहे स्पाउस, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर शादीशुदा होते हुए भी वो दूसरी शादी करते हैं तो वो बाइगेमी में पहुंच जाते हैं। बाइगेमी इज एन ऑफेंस, और इसकी बुनियाद पर तलाक हो सकता है। हाँ, नहीं वो तलाक का ग्राउंड तो है ही है, लेकिन बाइगेमी तो अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि उसके लिए आप सजा भी दिलवा सकते हैं, सजा भी दिलवा सकते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अब वही है कि जैसे लिव इन की अगर आप बातें करें तो लिव इन में व्यक्ति के अधिकार बड़े सीमित रह जाते हैं। जो आपको अधिकार शादी के बाद मिल जाते हैं वो वहाँ पर नहीं मिल सकते आप। अब आप कई बार बातें करते हैं कि जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे केस हमारे पास आ रहे हैं कि जी हमारे पास हमें कहा गया कि ये शादी करेंगे हमसे और इसलिए जो हम लिव इन में रह रहे हैं। जी, बहुत अहम सवाल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप उसमें ये देखो कि कई बार हुआ ये कि जब कोर्ट ने कहा भाई जब आप खुद शादीशुदा हैं तो ये आपको फ्रॉड कैसे दे देंगे, मतलब ये फ्रॉड कहाँ से हो गया? भाई आप शादीशुदा हैं, आपको खुद पता है आपका तलाक नहीं होता, आप शादी नहीं कर सकते, तो अगर इन्हें वादा किया भी है तो आपने मान कैसे लिया? क्योंकि लिव इन में तो आजकल आप देखो कि जो शादी को अगर हम देखें बड़ा पवित्र बंधन माना जाता रहा है, हर जगह माना है जी। लेकिन आजकल जो कुछ रिश्तों की धज्जियां से उड़ा दी गई हैं, कुछ लोग लिव इन को तो मतलब मजाक बना के रख दिया काफ़ी जगह। आप देखें आजकल हमारे पास इतनी समाचार आते हैं, इतने आप पढ़ रहे हैं, तो लिव इन में केवल बच्चे का अधिकार तो एक तरह को आप बचा सकते हैं, बच्चे को लेजिटिमेट माना जाता है। यानी अगर लिव इन में अगर किसी की कोई औलाद होती है तो वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है। बच्चा तो लेजिटिमेट, देखिए बच्चा तो हमारे कानून में हर उसको लेजिटिमेट माना गया है। कोई रिश्ता अवैध हो सकता है, बच्चा अवैध नहीं होता, बच्चा हमेशा वैध है। ये हमारे कानून में बड़ी अच्छी बात है क्योंकि चाइल्ड का अधिकार को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये खूबसूरती हमारे संविधान की कि अगर भारत में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बचपन से वो तमाम अधिकार देते हैं जो उसके होने चाहिए। हाँ। जी, पूजा एस कपूर साहिबा, किस तरह के मामला, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने रोशनी डाली, किस तरह के मामला आ रहे हैं जो लोग लिव इन में रह रहे हैं वो परेशान भी हैं, उनको किसी तरह के अधिकार भी नहीं मिल पाते हैं। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ आपके तजुर्बे से किस तरह के केसेस और परेशानियाँ आ रही हैं, खासतौर से वो लोग जो लिव इन में रह करके परेशान हैं और एक वो तबका जो शादीशुदा तबका है लेकिन आजकल हम उसके अंदर देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डाइवोर्स की तरफ वो जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? सब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी लिव इन एक बहुत ही इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की डिसाइड करते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम एक साथ एक शेल्टर लेके साथ में रहना चाहते हैं, घर में साथ में रहना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि उनका रिलेशनशिप तो है, चाहे वो एक पत्नी पत्नी का ना हो, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं मिलकर जो कि काफ़ी क्लोज होती हैं हस्बैंड और वाइफ से। तो ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा, जैसे आपने कहा एक बच्चा होता है, वो लेजिटिमेट बच्चा माना जाता है, तो वो दो रिलेशनशिप से आपस में मिलके चाहे वो लिव इन में रह रहे हो वो बच्चे को लेजिटिमेसी मिलती है।
दूसरी चीज़ कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप ये प्रूव कर पाएँ कि आप एक लिव इन में रह रहे थे, कुछ समय से एक साथ रह रहे थे, तो और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो संविधान आज की डेट में आपकी सुनवाई करेगा। बट आपको अगेन हर चीज़ के लिए एक एविडेंस देना ज़रूरी है कि आप लिव इन की रिलेशनशिप में थे। और जैसे अभी हमें बताया गया कि अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आपको दूसरी जो लड़की है उसे ऑलरेडी पता है कि आप शादीशुदा हैं, तो वो चीज़ें आपको कोर्ट में प्रूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर आप दोनों ही शादीशुदा नहीं हैं और लिव इन में रह रहे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस होता है अगर किसी के साथ, दोनों में से, चाहे वो लड़के के साथ हो चाहे वो लड़की के साथ हो, आप अगर एविडेंस देंगे कि आपके साथ वायलेंस हुआ है तो लड़के को ज़्यादा तवज्जो मिलेगा। आपके क्रूएल्टी में भी जा सकते हैं आप, और क्रूएल्टी का मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको मेंटल हरासमेंट हुई है, तो आपको ये समझना है कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव करने के लिए आप अगर लिव इन में भी हैं तो भी आपका संविधान आपको मानेगा, वो सही मानेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो उसके लिए आपके पास पूरे कानूनी जो हमारे पास चाराजोई का हक है वो होता है, उस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज हमारा अहम मुद्दा है वो है हमारा शादी, और शादी के साथ साथ उन कानून को समझना जिसके तहत दो लोग जब किसी बंधन में बनते हैं तो उनके एक दूसरे पर हुकूक होते हैं, एक दूसरे पर उनके राइट्स होते हैं, और जब ये कहानी कहीं कुछ बिगड़ती है तो उसके लिए फिर उनको तलाक का रुख लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आमतौर पर जो एक अहम मसला होता है तलाक का, हमारे 1955 के कानून ने उसको काफ़ी हद तक हल किया है। किस तरह के हालात में एक खातून या एक मर्द एक दूसरे से वो लोग तलाक ले सकते हैं? मैं चाहूँगा उन ग्राउंड्स पर भी आप रोशनी डालें, जिसमें से एक क्रुअल्टी के ऊपर तो पूजा एस कपूर साहिबा ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात की है। मैं चाहूँगा और भी ग्राउंड जो हैं वो आप बताएं, ताकि जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उन ग्राउंड्स को समझ सकें कि एक मजबूत रिश्ता एक अगर किसी इन हालात में गुजरता है तो फिर किन किन बुनियाद पर उसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि सेक्शन 5 है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें कुछ कंडीशंस ऑफ मैरिज दे रखी हैं। जी भाई, जैसे पहले तो इसमें यही आ गया कि उसके उठाकर कि कंसेंट वाली बात आ गई। जी। दूसरी बात ये आ गई, जैसे पहली कंडीशन सबसे बेसिकली उसमें ये होती कि किसी भी स्पाउस का कोई भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। जी। मतलब कि शादीशुदा होते हो आप शादी नहीं कर सकते। जी। दूसरी बात ये है कि जो भी आप शादी कर रहे हैं सामने वाले को अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जो पागल इंसान है वो अपनी कंसेंट सही नहीं दे सकता। जी। कोई भी कंसेंट देगा तो उसको ये सारी बातों को समझना जरूरी है। उसके बाद जो आता है कि जैसे किसी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, या जैसे इंसैनिटी होती है ना, कि कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐसी बीमारी हो गई होती है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, जो छूत से फैल जाती है जी। तो उस टाइप की आपको चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद होता है कि भाई लड़के को 21 साल का होना चाहिए, लड़की को 18 साल का होना चाहिए। उसके बाद आ गया सपिंडा रिलेशनशिप जो हमने भी बात की, और उसके बाद हो गया प्रोहिबिटेड डिग्री जो भी बात कर रहे थे हम। अगर ये शादी की कोई भी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो जो पहले एक तो कंसेंट वाली बात हो गई, दूसरा जो लिविंग स्पाउस वाली बात हम कर रहे थे, और 21 वाली बात, कुछ चीज़ों को छोड़ के उनमें तो वॉइडेबल मैरिज में आ जाते हैं हम। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो एक एज में जाके उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कुछ शादियाँ वॉइड हो जाती हैं। उसके बाद जब आपने जैसे तलाक की बात कर रहे थे तो ये कंडीशन के तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज की बात आ गई, लेकिन तलाक के लिए सेक्शन 13 है, उसके अंदर काफ़ी सारे ग्राउंड हमें दे रखे हैं, जिसमें डेजर्शन है कि अगर कोई भी अगर चाहे एक दूसरे को छोड़कर अगर चले गए हैं तो डेजर्शन वाली आती हैं। यानी छोड़ करके चले गए हैं, आमतौर पर ये तो इल्ज़ाम एक दूसरे पर बहुत आसानी से लगा दिए जाते हैं कि जी ये इतने दिन से मेरी बात नहीं हो रही है, इतने दिन से मुझे छोड़ करके चली गई हैं। अब हो सकता है वो मायके बैठ गई हो नाराज़ होकर के, तो कितना समय ज़रूरी है अगर ये छोड़ के बैठने का भी मसला है तो जिसके ऊपर तलाक ली जा सके? देखो, डेजर्शन की भी, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि अगर सुनने वालों को लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है तो एक हफ्ते की भी अगर कोई गई भी होगी तो कहेगा कि मैंने इस प्रोग्राम में देखा था और मेरी पत्नी चली गई है, तो किसी को यहाँ इस तरह की छूट ना मिल पाए। मैं चाहूँगा आप इस पर रोशनी डालें। नहीं, देखो, डेजर्शन के ऊपर भी जब हम बात करते हैं ना, तो डेजर्शन की भी उसमें ये होता है, कई बार ये होता है कि अब सपोज कि हस्बैंड ने वाइफ को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, फिर हस्बैंड केस फाइल कर देता है कि ये मुझे छोड़ के चली गई, तो डेजर्शन भी प्रूव करना पड़ता है, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। उससे पहले तो वैसे भी नहीं मानी जाता है, 1 साल के डेजर्शन होना चाहिए। और वो भी डेजर्शन भी ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से वो छोड़ के चली गई जी, तो मतलब मुझे उसका बेनिफिट नहीं ले सकता जी। जैसे उसमें फिर एक ग्राउंड आया था, एडल्ट्री का आया था कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी का, अगर आप कहते हैं सामने वाले का अफेयर चल रहा है तो आप उसके ऊपर भी ग्राउंड पे आप डिवोर्स मांग सकते हैं जी। उसके अलावा ये है कि सामने वाले को ऐसी बीमारी हो गई है वो भी ठीक हो ही नहीं सकता,
तो आप उस ग्राउंड पर भी डिवोर्स मांग सकते हैं। जैसे कोई बंडल वो बीमारी हो जाती है बड़ी, जो जैसे बात करें छुआछूत वाली कोई इस तरह की बीमारी है जिससे सामने वाले की जान का खतरा नजर आता है। लेकिन पूजा एस कपूर साहिबा, एक सवाल जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आमतौर पर ये इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि किसी के हस्बैंड के ऊपर वो महिला इल्ज़ाम लगा दे, या महिला के ऊपर जो उसका हस्बैंड इल्ज़ाम लगा देता है कि जी इनका कहीं अफेयर्स। तो क्या इस कहने की बुनियाद पर तलाक जो है वो ली जा सकती है, या इसके लिए कुछ सबूत भी दरकार होते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बस मैं अगर आपको आज का कह दूं यहाँ आके कि उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो उस बेसिस पे कोर्ट नहीं मानेगा कि अफेयर चल रहा है या फिर अडल्ट्री एक्चुअली में हुई है। आपको ये दिखाने के लिए कि अडल्ट्री हुई है, उनके कहीं और अपनी वाइफ के अलावा या फिर वाइफ के हस्बैंड के अलावा कहीं संबंध हैं, तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है। क्योंकि कोर्ट चाहे वो कोई भी केस हो, सिर्फ अडल्ट्री का नहीं, कि सिर्फ क्रूएल्टी का नहीं, सिर्फ किसी की इंसैनिटी का नहीं, यहाँ पे हर चीज़ का एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहे वो विटनेस के रूप में दें, चाहे वो रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में दें, एक एविडेंस रिकॉर्ड में होना ज़रूरी है, जो कि हमारा एविडेंस एक्ट क्लियरली मेंशन करता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक है आपके पास, चाहे व्हाट्सएप के मैसेज हों, ईमेल हो, पिक्चर्स हो, उनकी वैरासिटी, उनकी सही गलत की पहचान भी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस कोई डॉक्यूमेंट दिया और वो मान लिया जाएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो नकली डॉक्यूमेंट तो नहीं है। यानी इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या सबूत हैं जो भी आप किसी के खिलाफ इकट्ठे कर रहे हैं, उसकी भी देखा जाए तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी, उसके अंदर के उसमें कहीं छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। क्योंकि इस तरह के मामलात मुझे लगता है अदालतों में आते होंगे, तब जाकर के इस तरह के फैसले आते हैं। और जो कहीं इस तरह की परेशानी आती हैं, वहाँ पर जब हमारी अदालतों में मामले पहुंचते हैं तो हमारी अदालतों को देखना पड़ता है कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और उसमें उनको फैसला देना पड़ता है। इन मामलात पर बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। इसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी इस तरह के हालात बनते हैं कि एक रिश्ते को आगे लेकर के चलना मुश्किल हो जाता है, तो किन किन बुनियाद पर तलाक हो सकती है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। ऐसे ही कुछ मामले हैं जिनके अंदर ऐसा भी होता है कि बहुत समय हो गया हस्बैंड के बारे में पता नहीं, या हस्बैंड को वाइफ के बारे में पता नहीं। ऐसे हालात में किस तरह से अलहदगी इख्तियार करें। मैं डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज जी से जानना चाहूँगा कि कितना समय दिया गया है कानून में कि अगर पति या पत्नी में से किसी एक का पता ना लगे एक लंबे अरसे तक, तो फिर वो तलाक के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। देखिए, पति पत्नी में से अगर कोई भी 7 साल से ज़्यादा के लिए उनका पता नहीं चल पा रहा है, तो वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। और उसके अलावा एक ग्राउंड और भी है जो हम बात कर रहे थे पहले भी जी, कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, वो हिंदुओं की शादी के बारे में बात करता है जी। लेकिन अगर पति या पत्नी कोई भी हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाता है, तो भी उस ग्राउंड पर डिवोर्स को मांगा जा सकता है जी। और उसके अलावा ये कि कई बार की हो सकता है उन्होंने धर्म को छोड़ो, वो तो साधु बन गए कुछ और, उन्होंने ये नॉर्मल लाइफ ही छोड़ दी जी, तो उस ग्राउंड पे भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। यानी जब उन्होंने सब चीज त्याग दी, तो अब आप जो हैं अदालत को रुख कर सकते हैं। हाँ। आमतौर पर पूजा एस कपूर साहिबा, ये हमारे ना सिर्फ बड़े बूढ़े, अदालतें भी ये चाहती हैं कि कोई परिवार ना टूटे। तो किस तरह से अदालतों में भी ये कोशिश होती है जब इस तरह के मामले जाते हैं कि वो घर जो है वो जुड़ा रहे, और ये दोनों के अंदर अगर कुछ नाराज़गी है, मनमुटाव है, तो उसको दूर करके इस घर को सही कर दिया जाए। सर, जब हम बात करते हैं कि सही कर दिया जाए, वो कोशिश करते हैं कि जो आपकी राइट्स हैं, या फिर आपके साथ अगर डेजिटेशन हुई है, या फिर आपको डिजर्ट कर दिया गया है बिल्कुल ही, या फिर आपस में मन मुटाव है, तो एक ना मीडिएशन का प्रोसेस इनिशिएट करती है कोर्ट, जहाँ पर
पार्टीज आपस में बैठ के समझती हैं कि क्या हम लोग दोबारा से साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। इसी का ही एक पार्ट ये है कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स भी जब फाइल करते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वहाँ पर भी 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है फर्स्ट मोशन ग्रांट करने के बाद। इसका मतलब ये है कि आपने पिटिशन फाइल करी, आप दोनों ही चाहते हैं कि आप डिवोर्स लें, तो सेक्शन 13 हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का ये कहता है कि आइए आप ले सकते हैं। अगर दोनों का कंसेंट है तो आप चाहे एक वकील करिए या फिर अपने अपने वकील करिए, आप एक पिटिशन फाइल करिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और पिटिशन फाइल करने के बाद आपको फर्स्ट मोशन जो आपके डिवोर्स की तरफ आपको लेके जाता है वो आपको ग्रांट होता है। उसके बाद एक 6 महीने का पीरियड दिया जाता है, कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं जिसमें वो कोर्ट इसलिए देती है ताकि आप वो डिसाइड कर सकें कि आप रहना चाहते हैं साथ में, नहीं रहना चाहते। अगर आप कूलिंग ऑफ पीरियड को इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपना सेकंड मोशन का डिवोर्स पिटिशन को फाइल करके आप वो डिवोर्स अपना ले सकते हैं। यानी दोनों लोग भी अगर मिलकर के अपने मर्जी से, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चाहते हैं तलाक मिल जाए, तब भी कोर्ट उनको 6 महीने का वक्त देती है कि अभी देख लीजिए, अगरचे आप रहना चाहें साथ में तो रह सकते हैं। फौरी उनको तलाक नहीं दी जाती। लेकिन दूसरे मामलों के अगर हम तकाबुल में या उसके मुकाबले में देखना चाहें तो इसमें उनको ज़रा आसानी रहती है क्योंकि दोनों की मर्जी होती है। चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनके सवाल हैं, उनको सवालों को सुनते हैं और फिर उनके जवाब लेते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम प्रार्थना है, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि डिवोर्स के केसेस में अगर किसी स्पाउस की मेंटल इनकैपेसिटी बाद में पता चले तो उसे वॉइडेबल कहेंगे या डिवोर्स कहेंगे, किस केस के अंडर आएगा वो? जी पूजा एस कपूर साहिबा क्या कहना चाहेंगी इस सवाल पर? अगर आपको मेंटल कैपेसिटी का पता चलता है कि कोई इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो बहुत देखना पड़ेगा आपको कि अगर वो जब शादी आपकी हुई थी तब से मेंटल कैपेसिटी इनकैपेसिटी थी उनकी, या फिर शादी के दौरान उनकी मेंटल इनकैपेसिटी हो गई है। अब हम जब हम एक्ट खोलते हैं तो हम सिंपली वो लैंग्वेज पढ़ते हैं जो एक्ट में दी होती है। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई इंसान जिस दिन शादी कर रहा है, अगर वो आज शादी कर रहा है और किसी की इनकैपेसिटी है, मेंटल इनकैपेसिटी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वॉइड मैरिज में चली जाएगी। अगर आपको ये पता चलता है कि वो शादी के 1 साल बाद या 2 साल के बाद उनकी कोई मेंटल कैपेसिटी इनकैपेसिटी निकल कर आती है या फिर कोई भी और बीमारी निकल कर आती है, सिजोफ्रेनिया है उनको, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है जहाँ पर, और या फिर वायलेंट हैं वो, ये चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं, तो आप उसको या तो डिवोर्स के अंडर भी फाइल कर सकते हैं या फिर आप उनको डिवोर्स की पिटिशन आप फाइल कर सकते हैं। जी यस। चलिए बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? हेलो, मेरा नाम जिविशा है। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे अभी हमने क्रूअल्टी के बारे में बात की कि क्रूअल्टी के आधार पे हम डिवोर्स ले सकते हैं, तो क्या हमारे कानून में या क्या ऐसे जैसे हिंदू मैरिज में ऐसे डेफिनेशन या ऐसे मतलब है क्रूअल्टी का कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये क्रूअल्टी मानी जाती है और इस इंसिडेंट के बेसिस पे अब हम डिवोर्स आगे लेना चाहते हैं? जी क्रूअल्टी की डेफिनेशन डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज साहब बहुत अच्छी देखा जाए तो डेफिनेशंस की बात की उन्होंने कि इस तरह के सवाल उठते हैं कि आप किसे मानेंगे क्रूअल्टी? ये क्रूअल्टी की जब हम बात करते हैं तो क्रूअल्टी कोई भी ऐसा काम जो सामाजिक तौर पे गलत है या सामाजिक तौर पे गलत व्यवहार है, चाहे गलत व्यवहार हो, चाहे गलत बातें हों, चाहे आपको गलत तरीके से ट्रीट में किया जा रहा हो। भाई जैसे कुछ भी क्रूअल, जब हम बात कर रहे थे जैसे कोई आदमी वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। अब सपोज जो व्यक्ति आप नॉन वेज नहीं खाता उससे अगर आप ये कहें कि नॉन वेज बनाया जाए तो उसके लिए वो भी क्रूअल्टी है। आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए कि किसी के सामने भी आपको डांट दिया जाए, गलत तरीके से डांट दिया जाए। देखिए परिवार में होते हैं तो कोई भी आदमी जो छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा व्यवहार जो किसी के सामने आपको गलत तरीके से रखा जाए, आपको गलत तरीके से रखा जाए, आपको खाना ना दिया जाए, आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ख़राब कर रखी हों, आपको कुछ भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि आपको हमेशा परेशान दिया जाए, तो कुछ भी जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो भी एक नॉर्मल व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो सब क्रूअल्टी में आ जाता है। जी बहुत अच्छे आपने कहा। लेकिन ये जो बात आपने कही डांटने की, इसमें सर किसी को भी डांटा जाए दोनों जा सकते हैं अदालत में? क्योंकि कुछ जगहों पर तो मोहल्ले में एक दूसरे के घर तक आवाज़ आ जाती है डांटने की। ये ग्राउंड तो देखिए सबके लिए अवेलेबल है। ये ग्राउंड ऐसा नहीं है कि केवल हस्बैंड के लिए अवेलेबल है, वाइफ के लिए अवेलेबल है। जी क्वालिटी हो कोई भी ग्राउंड अगर आप देखें, ये डिवोर्स वाले जो भी ग्राउंड है दोनों के लिए अवेलेबल है। लेकिन आमतौर पर सर जहाँ डांटने की बात होती है वो इतने हैबिचुअल हो गए होते हैं कि एक दूसरे को डांटते भी रहते हैं, लेकिन कहानी चलती रहती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हेलो, मेरा नाम सृष्टि है और मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शादी में एक हिंदू है और एक क्रिश्चियन है तो क्या उस शादी में हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं, और जी। अगर नहीं तो फिर उस पे क्या है? पूजा एस कपूर साहब। एक बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर दो अलग अलग रिलीजन्स हैं तो हमारे संविधान में एक एक्ट दिया है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जहाँ पर उसके अंडर जो भी रूल्स रेगुलेशंस डिफाइंड हैं आप उसके अंडर गवर्न करे जाएंगे। आप स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे देश में सारे ही रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दी जाती है और सबको बराबर माना जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है जहाँ पर दो अलग अलग रिलीजन साथ में आकर शादी कर सकते हैं और उनको पहचान मिलती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। जी बहुत। मैं इसी पर ही डॉक्टर साहब, डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज से भी जानना चाहूँगा कि इस तरह के मामले में अगर दोनों में से कोई एक ये चाहे कि नहीं मुझे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करनी है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बिलोंग नहीं करता है, तो क्या इस तरह से उसकी चाहत पर भी कुछ वो जा सकते हैं, या फिर उनके पास एक ही तरीका है कि अगर आपकी शादी रजिस्टर होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? देखिए, जब भी अगर एक पार्टी भी हिंदू नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट तो वहाँ पर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हो ही नहीं सकती। शादी अगर होगी तो दोनों का हिंदू होना जरूरी है। मैंने जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें तो एक ग्राउंड है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं रहता तो उस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये तो केवल हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आपको शादी करनी है तो वो हिंदू, दोनों का हिंदू होना जरूरी है। अदरवाइज आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो, मेरा नाम कनिष्का है। आज के दौरान हम लोग देखते हैं कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बहुत यूज़ होती है शादी करवाने के लिए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे एक पर्सन ने अगर अपनी इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं दी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी सैलरी गलत बताई है, तो उस इंस्टेंसेस में क्या हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो पर्टिकुलर मैरिज वॉइडेबल कंसिडर करी जाएगी? क्या होगा इनसे? ये बहुत अहम सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर बहुत सारी जगहों पर शिकायत आती है कि गलत इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि गलत फोटोज़ भी अपलोड होती हैं और गलत इन्फॉर्मेशन तो अक्सर हो ही जाती है। जी पूजा एस कपूर साहब। सबसे पहले तो ये, अगर कोई भी शादी.com या कोई भी ऐसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या फिर असल ज़िंदगी में भी आप किसी से मिलते हैं, पहचान बढ़ाते हैं, वो आपको अगर कुछ भी कहता है कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरा रिलीजन हिंदू है या मेरा रिलीजन कुछ भी और है, वो अपनी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बलबूते पे आप मान कर उससे शादी कर लेते हैं, तो वो सबसे पहले तो वो फ्रॉड माना जाता है कि उसने आपके साथ फ्रॉड करके आपसे शादी करी गई है। तो इस बेसिस पे आप डेफिनेटली जाकर आगे बढ़कर कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं डिवोर्स की, फ्रॉड के बेसिस पे। BNS का जो एक्ट है वो भी क्लियरली मेंशन करता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि उसने कुछ गलत पहचान बताकर या कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देकर उसने आपसे उस बेसिस पे शादी करी है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर भी कवर होता है और BNS के एक्ट के अंडर भी कवर होता है। जी डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका भी ओपिनियन बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या इस तरह के मामला आपके पास या हमारी अदालतों में भी आ रहे हैं कि जहाँ इस तरह की बुनियादें बनाकर तलाक मांगा जा रहा हो? देखिए, वेबसाइट्स में तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल आप देखें कि हर वेबसाइट बहुत फैल गई हैं और उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने अपने वो डाल रखे हैं। वो सारी बातें छुपा जाते हैं अपनी। वो अपने परिवार के बारे में सही नहीं बताते, वो अपनी इनकम के बारे में सही नहीं बताते, कई बार तो अपने काम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो करते कुछ नहीं, उनका नौकरी नहीं होती, वो अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट शो कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप, जैसे अपना मकान दिखा दिया, मतलब कोई भी चीज़ जो झूठी है वो फ्रॉड है। और फ्रॉड से ली गई कंसेंट, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात की, तो वो वैलिड ही नहीं है। उसमें जो वॉइडेबल मैरिज वाला ऑप्शन तो है ही है, उसके अलावा बाकी जैसे अभी बताया गया कि आप वो फ्रॉड है, आप उसको क्रिमिनल उसमें ले आ भी सकते हैं। और ये सारी बातें बड़ी क्लियर हैं। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है तो तलाक तो मिलेगा ही मिलेगा, आप सामने वाले को सजा भी दिलवा देते हैं। बहुत खूब, आपने कहा कि इस पर सजा भी हो सकती है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसमें, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि NRI शादियां होती हैं जिसके बेसिस पे वो शादी कर छोड़कर चले जाते हैं लड़कियों को। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे शादियां होती हैं जहाँ पर वो भी अपने आप में एक फ्रॉड है। अगर कुछ समय तक आपको ये पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप इस बेसिस पे केस फाइल कर सकते हैं
और ये शादी आपकी टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देकर या फिर आपको छोड़ के चले जाना, आपको वापस कहा जाता है ना ये कि आपको वीज़ा दिलवाएंगे, आप भी कुछ समय के बाद 1 साल के बाद टाइम लगता है वीज़ा मिलने में, हम आपको बुला लेंगे, हमारी ऐसी वहाँ पर जॉब है। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन एनआरआईज भी आपको अगर देते हैं तो वो भी हमारे संविधान में आपको एक राइट दिया गया है कि उस बेसिस पे भी आप उनसे डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन वो वहाँ रह रहा है और वो इनसे कहता है कि मैं आपको बुला लूंगा, इन दोनों का संपर्क भी हो रहा है जी। लेकिन एक समय क्या कोई इसमें निर्धारित किया गया है कि कितने समय तक अगरचे वो नहीं मिलता है या इनकी कोई खैर खबर नहीं लेता है तो तलाक के लिए जो है वो केस फाइल किया जा सकता है? सर आप ये समझिए कि अगर आपको कोई बार बार झूठ बोल रहा है कि आप आएंगे, आप किसी ने आपको बोला 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आप कभी भी जब भी आपको ये रियलाइज़ होता है कि उसने मुझे कोई कमिटमेंट दी थी और उसने वो फुलफिल नहीं करी, या मुझे वो बुलाने वाला था उसने नहीं बुलाया, और आपके पास कोई भी ऐसे प्रूफ हो, व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन हो कि नहीं अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरी जॉब छूट गई है, कुछ भी आपको ऐसा लगे जिसकी वजह से आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे क्रूएल्टी हो रही है, मुझे मेंटल हरासमेंट हो रही है, मैं 2 साल से अपने घर पर हूँ और वो आ नहीं रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना पड़ता है और हर एक सिचुएशन में आपको देखना पड़ता है कि आपके क्या क्या फैक्टर्स हैं। आप पे क्रूएल्टी भी लग सकती है, आप पे फ्रॉड भी लग सकता है, आपको बस ये देखना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। क्रूएल्टी का ग्राउंड जो है इसके अंदर बन सकता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज साहब कि जब इस तरह के केसेस चलते हैं तो खातून जो होती हैं वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं और ऐसे में उनके सामने 2 चीज़ें आती हैं कि एक तो खर्चा अदालत का और दूसरा ये है कि अपने गुजारे के लिए, तो वो किस तरह से इस कानून के अंदर प्रोविज़न किए गए हैं कि उनको गुजारा भत्ता, उनको मेंटेनेंस मिले? देखिए गुजारा भत्ता की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रोविजंस हैं। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो कोई भी पिटीशन अगर फाइल की जाती है, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी पिटीशन फाइल हो तो आप सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के लिए आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली होता भी है कि अब तो इंट्री मेंटेनेंस भी कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी एप्लीकेशन डिसाइड होगी तभी आपको मिलेगा, इंटरी मेंटेनेंस आपको पहली या दूसरी तारीख में मिल जाता है, जिससे कि आप अपना उस केस भी लड़ सकते हैं और आपने आपको सस्टेन भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, ये तो हो गया हिंदू मैरिज एक्ट में। साथ में अगर आप क्रिमिनल में जाएं तो उसके अंदर भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है, उसके लिए आपको कोई केस डालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे गुजारे भत्ते के लिए मांग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपको कोई पिटीशन फाइल करके होगी तभी आप उसमें जाएंगे, तो आप उसके अंदर सीधे जैसे पहले 125 होता था उसके अंदर आप फाइल करेंगे तो आपको मेंटेनेंस मिल जाता है। वहाँ भी इंटरिम मेंटेनेंस और फाइनल मेंटेनेंस का दोनों के लिए प्रोविजन है जी। और इसके लिए तो कई बार तो आप देखेंगे कोर्ट में जब हम जाते हैं ना, कोर्ट में अभी बात कर रहे थे कि पहले ही जैसे शादी को बड़ा पवित्र मानते हैं तो पहली डेट पर ही कई बार तो जज कोशिश ये करते हैं कि दोनों पार्टी को बैठा के समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इसमें शादी में रहिए और ये आप बताइए समस्या क्या है, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर उनको अधिकार भी बता देते हैं उनके। तो पूरी जानकारी आजकल तो कोर्ट में सारी मिल जाती हैं और उसके बेस पर किसी लड़की को कोई परेशानी नहीं हो सकती, वो जाके अपना केस फाइल कर सकती है और गुजारा भत्ते की मांग भी कर सकती है। जी पूजा जी, किस तरह से मेंटेनेंस को आसान किया गया है कवानीन के ज़रिए ताकि जो भी महिलाएं अगर किसी इस तरह के मामले में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनको मदद मिलती रहे? देखिए सर, आसान या ना आसान तो मैं नहीं कहूँगी, बट मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज ऐसा कहा गया है कि अगर कोई औरत अपने लिए मेंटेनेंस मांगती है या फिर कोई हस्बैंड अपने लिए मेंटेनेंस मांगता है, ये क्लियरली डिफाइंड है एक्ट में कि दोनों को ही समझा गया है कि मेंटेनेंस आप मांग सकते हैं, पर आपको ये समझना है कि सामने वाले की देने की क्षमता कितनी है या वो किस जॉब प्रोफाइल में है, और वाइफ पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है, और अगर पढ़ी लिखी हैं तो वो काम क्या करती है, उनकी सैलरी कितनी है, और एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है कि वो कितने टाइम तक एक साथ रहे हैं। अगर कोई 3 महीने की शादी में एक एप्लीकेशन फाइल करता है मेंटेनेंस की, तो कोर्ट उसको उस नज़रिए से ही देखता है कि 3 महीने में आपका क्या ऐसा लाइफस्टाइल था कि आपको 5 करोड़ की ज़रूरत है मेंटेनेंस की। तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शादी के बाद आप क्या लाइफस्टाइल जी रहे थे, कैसा खा रहे थे, किस टाइप के घर में रहते थे, वो सब कुछ दिमाग में रखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करता है कि कितनी मेंटेनेंस होनी चाहिए। और आपको या तो इंटरिम, जैसे सर ने अभी बोला कि इंटरिम भी मिलता है और एक फाइनल भी मिलता है, तो अगर आप ये शो कर देते हैं कि ये लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बट मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती, तो कोर्ट उसको उस नज़रिए से देखता है और ये ध्यान में रखता है कि कितना मिलना चाहिए या कितना नहीं मिलना चाहिए। अगर उसने 50,000 की डिमांड करी है अपनी एप्लीकेशन में, तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसको 50,000 रुपये ही दे। हो सकता है कोर्ट कहे कि आपको सिर्फ 30 की ही रिक्वायरमेंट है, आपको 50 की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, कोर्ट कभी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हुए हमेशा हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखता है और उसे कहा जाता है कि आप फाइनेंशियल एफिडेविट भी सबमिट करिए, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ होता है कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरा प्रोफेशन क्या है, सब कुछ लिखा हुआ होता है और वो कोर्ट में सबमिट किया जाता है। उसको देखते हुए समझते हुए कोर्ट डिसाइड करता है इंटरिम। फिर जब अगर पूरा का पूरा केस डिसाइड हो गया, चाहे वो किसी भी बेस पे फाइल्ड हुआ हो, कोर्ट ये देखती है कि क्या हमें एलिमनी देना है, वन टाइम फी देना है या फिर पर मंथ की एक मेंटेनेंस बांधनी है। अगेन वही फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कितने महीने तक पर एक और चीज़, अगर उस मेंटेनेंस के जाते हुए फीमेल जो हैं, जो वाइफ थी, एक्स वाइफ हो जाती हैं, वो अगर शादी कर लेती हैं तो जो हस्बैंड है जिनसे उनका डिवोर्स हो गया है, उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो उनको मेंटेनेंस देते चले जाए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी एक बात कही, इसके ऊपर मैं डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज जी से जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि दोनों में से ही जिसको भी मेंटेनेंस चाहिए वो अपने अदालत का रुख कर सकता है। क्या डॉक्टर साहब मर्दों को भी मेंटेनेंस मिल जाता है इतनी आसानी से, या कोई केस ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं? देखिए, बात आसानी की है उसकी नहीं है, बात यह है कि दोनों को मेंटेनेंस का अधिकार है जी। इसलिए आजकल तो सारा वो कर दिया गया कि कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई हैं। जैसे ही आप मेंटेनेंस की बात करते हैं, आपसे आपकी ITR मंगा ली जाती हैं, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मेरी ये इनकम है, जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, जो आपके घर में जो जितने लोग रहते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, आपके घर में घर क्या है, आप कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ आपको, क्योंकि देखो कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं तो इसलिए उससे ITR भी मांगी जाती है। तो उसमें अगर ऐसा लगता है कि हस्बैंड अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो अधिकार महिला के हैं वो अधिकार पुरुष के भी हैं, वो भी उन्हीं ग्राउंड पर अपने आप को मेंटेनेंस मांग सकता है जी। तो ये दोनों के लिए है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल महिला को मिलेगा मेंटेनेंस, पुरुष को भी मिल सकता है, बशर्ते दोनों को साबित यही करना पड़ता है कि मेरी इनकम नहीं है और ये अर्निंग कर रही है तो इससे मुझे वो मिलना चाहिए। लेकिन जहां दोनों हाई प्रोफाइल हैं और ये कोर्ट को भी दिख रहा है कि एक जो महिला इस वक्त तलाक ले रही है और इसके पास या जो मुकदमा चल रहा है इसके अंदर उनको दिखता है कि वो खुद बहुत अच्छी तरह, बल्कि हो सकता है पुरुष से ज़्यादा ही वो कमा रही हो, तो ऐसे हालात में भी क्या ये मेंटेनेंस दिया जाएगा? नहीं, जैसे अभी बताया ना कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेनेंस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उस टाइम पर आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी, आप कितनी इनकम दे। अगर लेडी कई बार ज़्यादा कमा रही होती है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कई बार तो ऐसा भी कोर्ट कहती है कि अगर आप काबिल हैं, आपके पास डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, आप काम क्यों नहीं करते जी। ऐसा नहीं है कि कई बार, क्योंकि आजकल देखने में ऐसा भी आया कि कुछ लोगों को प्रोफेशनल डिग्री होती है लेकिन उसके बावजूद काम नहीं करते केवल इस वजह से, या कई बार तो जब केस फाइल करते हैं उससे पहले नौकरी छोड़ देते हैं। वो उससे पहले नौकरी कर रहे होते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऑटोमेटिक मिलता है, कोर्ट सारी की सारी चीजें देखता है, सारी कंडीशन देख करके उसके बाद में फिर फैसला लिया जाता है। लेकिन एक वर्ग और होता है जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा परेशान होता है वो होते हैं बच्चे। बच्चों के लिए किस तरह से ये जो मेंटेनेंस का है इंतजाम किया है हमारी अदालतों ने और इस कानून ने? पूजा जी। सर, जब बच्चों की बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चा किस उम्र का है। तो अगर बच्चे के माँ क्या कमा रही है, क्या कर रही है, दोनों ही पेरेंट्स का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को केटर करें, उनकी स्कूलिंग, उनका खाना, उनका पीना, चाहे वो बैग लेना हो, चाहे उनका कॉलेज हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल बांटी जाए दोनों ही पार्टीज़ के बीच में। अगर चाहे एक फीमेल लाख रुपए कमा रही हो और हस्बैंड जो है वो 50,000 रुपये कमा रहा हो, बच्चों की ज़रूरतों को उसी हिसाब से बांटा जाता है जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चे की खर्चा 75,000 पे आ रहा है और हस्बैंड की सिर्फ कमाई 50,000 है और फीमेल की कमाई 1 लाख रुपए है, तो ये भी देखा जाता है कि शादी से पहले जब वो 1 साल तक या 2 साल या 3 साल उनके साथ रह रही थी तो सबसे ज़्यादा खर्चा कौन उठाता था। तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, तरीके होते हैं जानने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर कितनी पड़ेगी, और उन तमाम पैरामीटर्स को देखकर ये फैसला लिया जाता है कि किसको कितना मुआवजा दिया जाए। लेकिन उससे पहले चाहे हमारा परिवार हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी अदालतें, सबकी तरफ से यही कोशिश होती है कि जब कोई रिश्ता बना है और वो रिश्ता बड़ा पवित्र है तो उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन हालात हैं, मजबूरियां हैं कि जब इस तरह के फैसले लिए जाने होते हैं और उसी के लिए ये कानून बनाए गए हैं जिसके ऊपर आज हमने चर्चा की और ये कोशिश की कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, उसके प्रावधान, उसके प्रोविज़न जो हैं
वो जान सकें। मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से रोशनी डाली। मौजू बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अभी डिस्कस किया जाना था, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है। इस प्रोग्राम को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा। आज जो स्टूडेंट्स हमारे साथ थे उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके सवालों ने हमारी आज की इस पेशकश को खूबसूरत बनाया, और तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को मोहब्बत से नवाजने के लिए। इसी तरह ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। अगले हफ्ते फिर किसी और मौजू पर गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।